पाकिस्तान की इकोनॉमी लगातार गिर रही है। पाकिस्तान को एक कर्ज से निकलने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ता है। स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। आतंकवाद हर दिशा से हमला कर रहा है। अलगाववादी आंदोलन भी काफी सक्रिय हैं। पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिनों में बैक टू बैक टेरर अटैक्स देखे हैं। मार्च की शुरुआत में बलोच लिबरेशन आर्मी के फाइटर्स ने जाफर एक्सप्रेस जो क्वेटा से पेशावर जा रही थी उसे हाईजैक किया। बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, लेकिन यहाँ पर सबसे कम आबादी रहती है। आज के समय में बलोचिस्तान जल रहा है। क्या यह पाकिस्तान के लिए टिकिंग टाइम बॉम्ब हो सकता है? बलोचिस्तान में दशकों से विद्रोह चल रहा है और पाकिस्तान की सरकार और सेना इस विद्रोह को कुचलने में लगी है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि हजारों बलोच एक्टिविस्ट गायब हो चुके हैं, जिन्हें या तो मार दिया गया है या टॉर्चर किया जा रहा है। बलोच फाइटर्स ने अपना विद्रोह प्रकट करने के लिए तरह तरह के टैक्टिक्स अपनाए हैं, चाहे वह आर्म्ड इंसर्जेंसी हो जिसमें हाईवेज पर हिंसा, गाड़ियों में आग लगाना और रेल लिंक्स पर एक्सप्लोजन्स शामिल हैं। इसके अलावा ये एक्टिविस्ट नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट भी करते हैं, लेकिन हाल में नया हथकंडा भी अपना रहे हैं। कई बलोच एक्टिविस्ट जो महिलाएं हैं अब सुसाइड बॉम्बर्स बन रही हैं और पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियल्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बना रही हैं। पाकिस्तानी आर्मी की रिप्रेशन और एनफोर्स डिसअपियरेंस के खिलाफ बलोच महिलाएं अब सीधे हमलों में शामिल हो रही हैं, जो इस संघर्ष को और भी तेज कर रहा है। लगातार ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के कारण ही बलोच लिबरेशन आर्मी जैसे इंसर्जेंट ग्रुप्स उभर कर आए हैं। इन सब के बीच पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि यह सब विदेशी ताकतों की मदद से हो रहा है, जिसमें भारत और अफगानिस्तान शामिल है। मतलब अभी भी पाकिस्तान भारत को दोषी ठहराने से बाज नहीं आया। प्रॉब्लम उनके देश में, इसमें भारत का क्या लेना देना। हालांकि कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स यह कहते हैं कि बलोच एक्टिविस्ट को तालिबान सपोर्ट कर रहा है। यहाँ तक भी कहा गया है कि अफगानिस्तान में अमेरिका जो अपने हथियार पीछे छोड़कर गया था, वही हथियार बलोच फाइटर्स को तालिबान ने दिए हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि विद्रोह हो क्यों रहा है, इसका मूल कारण क्या है। हम अगर बेसिक से सब कुछ जानने का कोशिश करें तो असल में बलोचिस्तान की काफी ज्यादा ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस है। यह एक बहुत ही बड़ा और स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड एरिया है। यहाँ ईरान और अफगानिस्तान से कनेक्टेड रूट्स हैं और ये अरेबियन सी के कोस्टलाइन को कंट्रोल करते हैं। इस वजह से यह पाकिस्तान के लिए एक डिफेंसिव और इकोनॉमिक एसेट है। जब पाकिस्तान नया नया बना था तो उसके लीडर्स को यह डर था कि अगर बलोचिस्तान इंडिपेंडेंट रह गया तो इंडिया या वेस्टर्न पावर्स उसको अपने इन्फ्लुएंस में ला सकते हैं, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन सकता है। इसके अलावा बलोचिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है। वहाँ पे गैस, मिनरल्स काफी ज्यादा अमाउंट में है और बलोचिस्तान में ग्वादर नाम का डीप सी पोर्ट भी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी और एनर्जी नीड्स के लिए यह जरूरी है कि यह एरिया उसके कंट्रोल में रहे। बलोचिस्तान के महत्व को और भी ज्यादा गहराई से समझना है तो यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान चूंकि एक मुस्लिम नेशन के तौर पर बना था और उसके लीडर्स चाहते थे कि हर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया उसका हिस्सा बने, तो उनका मानना था कि अगर बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट रहा तो यह पाकिस्तान की यूनिटी के लिए एक चैलेंज बन सकता है। उन्हें यह भी डर था कि अगर एक मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन अलग रह सकता है तो दूसरे प्रोविंसेस भी अलग रहने की डिमांड कर सकते हैं, तो जो उस समय नया पाकिस्तान बना था उसके लिए खतरा बन सकते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अपने कंट्रोल में लाना जरूरी समझा ताकि पूरे देश को एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम आइडेंटिटी दी जा सके और फ्रैगमेंटेशन को रोका जा सके। इन शॉर्ट, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, नेचुरल रिसोर्सेज और नेशनल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से एनेक्स किया था ताकि किसी और का कंट्रोल यहाँ ना हो और पाकिस्तान की टेरिटोरियल यूनिटी मेंटेन रहे। बलूचिस्तान में पाकिस्तान से अलग होने की भावना बहुत तीव्रता से बढ़ रही है। यह अलगाव की भावना सिर्फ इसलिए नहीं है कि वहाँ के रिसोर्सेज पाकिस्तानी सरकार और चाइना मिलकर लूटना चाहते हैं, बल्कि बलोच लोग अपनी एक पहचान और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब बलूचिस्तान ने अपनी आजादी की इच्छा जताई थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसे जबरदस्ती अपने में मिला लिया। तब से ही वहाँ के लोगों में एक अलगाव की भावना है। अगर हम थोड़ी हिस्ट्री में जाएं तो बलूचिस्तान डायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंदर नहीं था, लेकिन ब्रिटिश सुज़ेरेनिटी के तहत आता था, यानी कि फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रैटेजिक मैटर्स पर ब्रिटिश का कंट्रोल था। ब्रिटिशर्स ने बलूचिस्तान पर कब्जा बनाए रखने के लिए लगभग वही टैक्टिक्स अपनाए जिनका उपयोग ब्रिटिश इंडिया के क्षेत्रों पर रूल करने के लिए किया जाता था,
जैसे कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाना, वहां के ट्राइब्स को आपस में लड़ाना ताकि कोई भी एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप डेवलप ना हो सके। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी ब्रिटिश कंट्रोल का एक बड़ा हिस्सा था। बलूचिस्तान के रिसोर्स जैसे कि मिनरल्स, कोल और नेचुरल गैस ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉयट किया। उन्होंने लोकल ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट किया, ट्रेडर्स पर हेवी टैक्सेस लगाए और रेलवे नेटवर्क भी डेवलप किया। लेकिन ये लोकल लोगों की मदद के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश ट्रूप्स और रिसोर्सेज को मूव करने के लिए था। तब तक बलूचिस्तान इतना फ्रैगमेंटेड हो चुका था कि पाकिस्तान के लिए इसे मिलिट्री फोर्स के द्वारा अपने में मिलाना आसान हो गया। तो अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान की अवाम या लीडरशिप ने एक्टिवली पाकिस्तान में शामिल होने की डिमांड कभी भी नहीं की थी। बलूचिस्तान का एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम से हो रहा है। अंग्रेज तो 1947 में चले गए लेकिन एक्सप्लॉयटेशन नहीं रुका। आज की तारीख में पाकिस्तान और चाइना मिलकर बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं और इसका फायदा बिल्कुल भी स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा है। क्योंकि बलूचिस्तान इतना रिसोर्सफुल है, चाइना का बलूचिस्तान में इंटरेस्ट प्राइमरीली इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक दोनों है। यह रीजन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक सेंट्रल हब है जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का एक मेजर कंपोनेंट है। CPEC एक $62 बिलियन का 2700 किलोमीटर लंबा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। यह चाइना के जिंगजियांग रीजन से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को कनेक्ट करता है जो कि बलूचिस्तान में है। यह चाइना की बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिसमें हाईवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस बनाई जा रही हैं ताकि चाइना मिडिल ईस्ट और अफ्रीका को आसानी से एक्सेस कर सके। चाइना के लिए CPEC एक एनर्जी और ट्रेड लाइफलाइन है जो उसकी इकोनॉमिक एक्सपेंशन और ग्लोबल सप्लाई चेन डोमिनेंस में मदद करता है। ग्वादर पोर्ट जो बलूचिस्तान में है चाइना का एक जियोपॉलिटिकल एसेट है। ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान के कोस्ट लाइन पर है जो कि एक डीप सी पोर्ट है और स्ट्रेटेजिकली पर्शियन गल्फ के बिल्कुल पास है। यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब है जहां से दुनिया का 1/3 ऑयल सप्लाई पास होता है। चाइना के लिए यह मिडिल ईस्ट ऑयल इंपोर्ट्स को सिक्योर करने का एक ऑल्टरनेटिव रूट। लेकिन ये चाइना को चाहिए क्यों? देखिए, बात यह है कि इंडियन ओशन दुनिया के ट्रेड का एक बहुत ही बड़ा रूट है जिसमें 80% ग्लोबल ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 70% ट्रेड बाय वैल्यू इसी रूट से पास होता है। इसमें एक क्रूशियल चेक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है। यह दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग लेन्स में से एक है जिससे 25% ग्लोबल ट्रेड पास करता है। चाइना के लिए यह रूट और भी ज्यादा क्रिटिकल है क्योंकि उसका ज्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसी रूट से होता है। चाइना की 80% क्रूड ऑयल सप्लाई इंडियन ओशन और मलाक्का स्ट्रेट से गुजरता है जो उसकी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। यह डिपेंडेंसी चाइना के स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज को भी इन्फ्लुएंस करती है जिसमें उसका बेल्ट और रोड इनिशिएटिव और ग्वादर पोर्ट का रोल आता है। मलाक्का स्ट्रेट का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि अगर यह ब्लॉक हो जाए तो चाइना का पूरा ट्रेडिंग सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए। मलाक्का स्ट्रेट पर भारत भी अपने अंडमान और निकोबार आइलैंड से कड़ी नजर रखता है। यहाँ पर अंडमान और निकोबार कमांड है जो भारत का पहला और अब तक का अकेला थिएटर कमांड है। आसान भाषा में समझे तो थिएटर कमांड एक मिलिट्री स्ट्रक्चर है जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक साथ काम करते हैं और यह एक स्पेसिफिक रीजन की सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए होता है। मतलब यह है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है इंडियन ओशन रीजन में तो सिर्फ नेवी नहीं बल्कि आर्मी और एयरफोर्स भी कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे एक सिंगल कमांड के अंदर ताकि डिसीजंस फास्ट और इफेक्टिव हो सके। इंडिया का यह अंडमान और निकोबार का थिएटर कमांड चाइना के ट्रेड रूट पर नजर रखने के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और यह इंश्योर करता है कि मलाक्का स्ट्रेट पर इंडिया की स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस रहे। अगर कभी वॉर लाइक सिचुएशन आती है तो इंडिया यहाँ से चाइना के ट्रेड को रोक भी सकता है जो इसकी इकोनॉमी के लिए काफी बड़ा झटका होगा। इसलिए चाइना पाकिस्तान में CPEC प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। लेकिन यहाँ भी CPEC प्रोजेक्ट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है जो इंडिया के लिए एक सॉवरेनिटी कंसर्न है
क्योंकि इंडिया पीओके को अपना हिस्सा मानता है और सीपीईसी का निर्माण करना भारत के लिए टेरिटोरियल वायलेशन है। यह एक ऐसा इशू है जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस में एक और इरिटेंट बन चुका है, जबकि पाकिस्तान और चाइना इसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रूप में देखते हैं। इस वजह से यह पूरा रीजन स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल टेंशन का एक मेजर हॉटस्पॉट बन चुका है। दूसरी तरफ सीपीईसी का एक बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से भी होकर गुजरता है, जिसमें ग्वादर पोर्ट एक की कंपोनेंट है। लेकिन बलूचिस्तान नेशनलिस्ट ग्रुप्स इस प्रोजेक्ट को अपनी ऑटोनॉमी के खिलाफ मानते हैं और उनका कहना है कि इन प्रोजेक्ट्स का बेनिफिट लोकल पॉपुलेशन को नहीं मिलता। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तानी स्टेट का कंट्रोल का सिंबल मानती है, जहां बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज का फायदा सिर्फ पाकिस्तान की एलीट क्लास और फॉरेन इन्वेस्टर्स को होता है। मिलिटेंट्स ने कई बार सीपीईसी इंफ्रास्ट्रक्चर और चाइनीज नेशनल्स जो वहां काम कर रहे थे उनको टारगेट किया है। हमें यह भी समझना चाहिए कि चाइना ने पाकिस्तान को प्रॉमिस किया था कि सीपीईसी के आने से पाकिस्तान में नए जॉब्स क्रिएट होंगे, उनकी अर्थव्यवस्था ऊपर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान और भी ज्यादा चाइना के कर्ज के नीचे दबता जा रहा है। इसे चीन की डेट ट्रैप पॉलिसी का शिकार होना कहते हैं। सीपीईसी में जो बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज काम कर रही हैं, वे चाइना की ही हैं। चाइनीज कंपनियां अपनी इंजीनियर्स और सीनियर मैनेजर्स खुद लेकर आती हैं। इसके अलावा चाइनीज सिक्योरिटी पर्सनल भी तैनात किए जाते हैं। सिर्फ कुछ स्थानीय मजदूरों और छोटे मोटे सामान को ही पाकिस्तान से लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बलूचिस्तान का नुकसान हो रहा है क्योंकि उनके रिसोर्सेज लूटे जा रहे हैं। नुकसान तो पूरे पाकिस्तान की आम जनता का हुआ है। पाकिस्तान के रिच पॉलिटिशियंस और ऑफिशियल्स की सीपीईसी में करप्शन के केसेस सामने आए हैं। ऐसे पॉलिटिशियंस करप्ट प्रैक्टिसेस करके किसी फॉरेन कंट्री में बस जाएंगे और पीछे रह जाएगी आम जनता। फिलहाल तो यह संघर्ष समाप्त नहीं होने वाला। अगर यह संकट और बढ़ता है तो क्या पाकिस्तान के लिए एक और 1971 में जैसे ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, वैसे ही बलूचिस्तान भी अलग हो सकता है? इस पर आप अपने थॉट्स और ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।